हेलो बच्चों, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था विद्युत धारिता। उसमें हमने सबसे पहले हेडिंग पढ़ी थी चालक की धारिता, जिसमें मैंने समझाया था कि कोई भी चालक कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, उसकी आवेश ग्रहण करने की क्या क्षमता है, उसे हम चालक की धारिता कहते हैं। क्यू समानुपाती भी क्या आया था, क्यू बराबर सी भी, सी बराबर क्यू अपॉन भी आया। फिर हमने उसका प्रतीक पढ़ा, उसका मात्रक पढ़ा, उसकी विमा पढ़ी, प्रतीक पढ़ा, अदिश राशि पढ़ी। की और वी पर डिपेंड नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो समानुपाती है, ये सब पढ़ा। किस बात पर डिपेंड करता है, हमने ये पढ़ा। फिर हमने गोलाकार चालक की धारिता पढ़ी, सी बराबर आर अपॉन के, याद है ना, माध्यम का इफेक्ट भी पढ़ा मैंने। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अब वहीं से इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये बताइए आप मुझे कि चालक की धारिता बढ़ाने के क्या तरीके हैं। चलो क्वेश्चन टाइप में लिख दें, आप एक क्वेश्चन नोट कर लेना वाली से। क्वेश्चन है कि चालक की धारिता किन किन तरीकों से बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, चालक की धारिता किन किन तरीकों से बढ़ाई जा सकती है, किसी चालक की धारिता बढ़ाने के तरीके क्या क्या हैं। तो इसका आंसर देखो, पहला तो इसका आंसर हो सकता है, कल मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो उसमें आया था ना C समानुपाती R के आकार बढ़ा करके। कोई छोटा चालक है वो कम चार्ज ग्रहण कर पाएगा, और बड़ा चालक होगा वो ज्यादा चार्ज ग्रहण कर पाएगा। तो पहला तरीका तो है चालक का आकार बढ़ाकर। अगर हम चालक का आकार बढ़ा दें बच्चों तो धारिता बढ़ जाएगी, पर यह कोई उचित तरीका नहीं है। क्यों नहीं है? कल आपने देखा कि पृथ्वी तो अपने आकार में बहुत बड़ी है ना, उसकी धारिता भी मात्र 711 माइक्रोफेरड है, बहुत कम है। अगर हमें 1 फेरड का चालक चाहिए तो उसको हम बना ही नहीं सकते, या वो पृथ्वी पर संभव ही नहीं होगा। तो चालक की जो आकार बढ़ाना है उससे धारिता बढ़ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर कब तक, आप कितना चालक बढ़ाओगे। अच्छा, चालक बड़ा होगा तो उसे जो डिवाइस बन के तैयार होगी वो भी तो अपने आप में बहुत बड़ी होगी। तरीका तो है पर बेस्ट तरीका नहीं है। दूसरा तरीका था बच्चों माध्यम रखने से, माध्यम रखकर। कल मैंने आपको माध्यम का प्रभाव पढ़ाया था, तो Cm बराबर आया था C इंटू एप्सिलॉन R। माध्यम में धारिता निर्वात में धारिता की एप्सिलॉन R गुनी होती है, और एप्सिलॉन R का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो मैंने कहा था कि माध्यम रखने पर धारिता बढ़ जाती है। दो तरीके तो ये हो गए, पहला तरीका है कि आकार बढ़ा दिया जाए, और दूसरा तरीका है कि माध्यम रख दिया जाए। पर दोनों ही तरीके खास उचित नहीं है। तो एक तीसरा तरीका आता है जो इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बताया था C का सूत्र होता है C बराबर Q अपॉन V। यदि Q नियत है, मतलब आवेश से कोई छेड़छाड़ ना करें, कांस्टेंट मान लें, बिल्कुल कांस्टेंट मान लें। अगर Q नियत है तो क्या C व्युत्क्रमानुपाती है B के? अगर Q नियत है तो C व्युत्क्रमानुपाती है B के। अच्छा, और अगर मैं विभव को कम कर दूं, तो क्या धारिता बढ़ जाएगी? कहने का मतलब इस पूरी चीज को अगर मैं लैंग्वेज रूप में बोल के दिखाऊं कि यदि चालक का क्या आवेश नियत रखकर, जो आप चालक बात कर रहे हो ना चालक की, उसका आवेश तो क्या कर दीजिए आप, नियत, आवेश नियत रखकर विभव में कमी लाई जाए, कमी की जाए, एक ही बात होती है वो तो। खैर, यदि चालक का आवेश तो कैसा रखूं मैं, नियत, और विभव में क्या कर दूं, कमी, तो धारिता बढ़ जाएगी। ये भी धारिता बढ़ाने का तरीका नंबर 3 है। क्वेश्चन से मैंने आज का लेक्चर स्टार्ट किया है। क्वेश्चन ये था
कि हमें चालक की कैपेसिटेंस बढ़ानी है, धारिता बढ़ानी है, तो ये किन किन तरीकों से पॉसिबल है। तो बच्चों पहला तरीका मुझे क्या समझ में आया कि चालक का क्या बढ़ा दो, आकार, पर हम आकार भी एक लिमिट में ही बढ़ा सकते हैं। दूसरा है माध्यम रख दो, ठीक है, पर ये भी काम लिमिट में होगा। तीसरा तरीका सबसे बढ़िया है, क्या करो आप, चालक का आवेश तो क्या रखो, नियत, और विभव में क्या कर दो, कमी, धारिता अपने आप बढ़ जाएगी। पहले तो आप एक क्वेश्चन नोट कर लें जल्दी से, ठीक है, स्क्रीन पॉज कर लें भले, और स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन नोट करिए। इसी कंसेप्ट से हम बात करेंगे संधारित्र की। कैसे, ध्यान से देखिए, इस चैप्टर में मोस्टली मुझे कैपेसिटर ही पढ़ना है, संधारित्र ही पढ़ना है। ध्यान से देखो क्या होगा इसमें। देखिएगा, ऐसा समझो आप कि हमने एक प्लेट ली, ध्यान से देखना बच्चों, हमने क्या ली, एक प्लेट, और इस पर हमने, चालक प्लेट है, प्लस का आवेश डाल दिया। चालक प्लेट पर हमने कैसा आवेश डाल दिया, प्लस का, ठीक है ना। चित्र नंबर, पहला चित्र हमारा यही है, फर्स्ट। अब हमने एक प्लेट ली है, उस पर प्लस का आवेश डाल दिया, तो इससे जो विभव क्रिएट होगा बच्चों धनात्मक ही होगा। आपको पता है विभव तो अदिश राशि है, अगर प्लस का आवेश है तो वोल्टेज प्लस का बनेगा, और माइनस का आवेश है तो वोल्टेज माइनस का बनेगा। आपने एक प्लेट ली, उस पर आपने प्लस का आवेश डाल दिया, तो इसका जो भी विभव होगा वो धनात्मक होगा। कुछ भी संख्या दिमाग में सोच लो, आपने सोच लिया कि सर 10 वोल्ट बन रहा है, कितना बन रहा है, 10 वोल्ट। पहला चित्र हमारा पूरा हो गया। अब हमने क्या किया, दूसरे चित्र में बच्चों क्या कंडीशन है, ये एक प्लेट है, इस पर चार्ज कैसा है, प्लस का। हम एक उदासीन प्लेट लेके आए, कैसी प्लेट लेके आए, उदासीन। उदासीन तो आप जानते हो, जिसमें जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा, माइनस। अच्छा, पर पास में पॉजिटिव रखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसके नेगेटिव तो करेगा अट्रैक्ट, और पॉजिटिव करेगा रिपल्स। तो इस प्लेट में प्लस माइनस मिलके रह रहे थे, सभी माइनस को तो ये प्लस अपनी ओर खींच लेगा, है ना, और सभी प्लसों को दूर धकेल लेगा, मतलब दूसरी ओर चले जाएंगे। ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई। सबसे पहले बच्चों क्या किया, ये एक संधारित्र का सिद्धांत बन जाएगा, समझना बहुत ध्यान से। सर्वप्रथम किसी प्लेट को धनावेश दिया जाता है। हमने एक प्लेट ली, उसे क्या दिया हमने, धनावेश, जिससे उसका विभव धनात्मक होता है। कोई भी धनात्मक संख्या हमने मान ली। अब हमने इसके पास कैसी प्लेट रखी है कि उदासीन, कैसे रखी है, उदासीन, जिससे आंतरिक भाग, इस प्लेट का जो अंदर का हिस्सा है वो तो हो जाएगा प्रेरण की वजह से ऋणात्मक, और बाह्य भाग क्या हो जाएगा, धनात्मक। अब देखा ध्यान से, थोड़ी देर बाद हम इसकी अर्थिंग कर दें, ये इसका चित्र नंबर 2 हो गया। अब क्या कर दें, इसकी अर्थिंग, सोचना ध्यान से, ये प्लेट, ये दूसरी प्लेट, इसको मैं भूसंपर्कित कर रहा हूं। याद है ना, मैंने पहले प्रेरण में करवाया था। ये प्लेट कैसी है, पॉजिटिव, ठीक है ना, और आंतरिक भाग कैसा है इसका, नेगेटिव। और जैसे आपने इसको अर्थिंग की तो क्या प्लस गायब हो जाएगा इसका, ये कंडीशन बनके तैयार होगी। अब ध्यान से देखना आप, पहली कहानी में प्लेट पॉजिटिव थी, इसका विभव आप 10 वोल्ट मान लीजिए। अब यहां, अब मुझे दोबारा वोल्टेज देखना है, तो देखो खुद का 10 वोल्ट तो बन ही रहा होगा, निसंदेह, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इससे कुछ दूर ऋणावेश भी तो है, ये भी तो अब अपना प्रभाव दिखाएगा। तो पहले तो ये सिंगल प्लेट थी, तो इसका अकेले का खुद का कितना था, 10 वोल्ट। अब यहां देखना, 10 वोल्ट तो इसे खुद का है ही है, पर ये ऋणावेश भी तो कुछ बनाएगा ना, थोड़ा बहुत तो। मान लो -3 वोल्ट बनाया सपोज इसने, तो अब इस होल सिस्टम का यहां पर कुल वोल्टेज कितना आया, प्लस का 10 और माइनस का 3, प्लस का 7। क्या आपने इस प्लेट के आवेश को चेंज किया है क्या, ना। पहली प्लेट का, ये जो प्लेट थी पहले, अभी भी तो वैसी की वैसी है, तो आपने आवेश तो बिल्कुल चेंज किया ही नहीं। और क्या वोल्टेज कम हो गया है,
अरे तीसरा कंसेप्ट ये तो था कि अगर मैं आवेश को क्या रखूं नियत और वोल्टेज में क्या कर दूं कमी, तो धारिता बढ़ जाएगी। वही संधारित्र का सिद्धांत है। मतलब संधारित्र चालक की धारिता बढ़ाता है, या वो ऐसे कहो कि अधिक आवेश एकत्रित कर लेता है। ये जो डिवाइस बन के तैयार हुई है बच्चों, इसी का नाम क्या है? संधारित्र। क्या नाम बच्चों इसका? संधारित्र। संधारित्र की परिभाषा बहुत आसान है, ध्यान से देखना कि दो प्लेट है इसमें। कितनी प्लेट है? दो। तो दो प्लेटों का ऐसा युग्म, या ऐसा कहोगे दो चालक प्लेटों का ऐसा युग्म, जो आवेश है इस पर अगर प्लस क्यू है बच्चों, तो इस पर माइनस क्यू होगा, ध्यान रखना। मतलब परिमाण में तो कैसा है? समान। दो, जैसे द्विध्रुव की परिभाषा बताई है ना मैंने, दो आवेशों का समूह जो परिमाण में समान हो, प्रकृति में विपरीत हो, मध्य की दूरी अल्प हो, लगभग वैसी ही परिभाषा है। कैसे बोलना है? कि दो चालक प्लेटों का ऐसा युग्म जिन पर आवेश परिमाण में कैसा हो? समान। इस पर भी परिमाण क्यू है, इस पर भी परिमाण क्यू है। प्रकृति में कैसा है? विपरीत। एक प्लस की है तो दूसरी माइनस की है, और अल्प दूरी पर रखी हुई है, प्लेटों की दूरी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और एक प्लेट कैसी हो? भूसंपर्कित। इसे कहते हैं हम संधारित्र। मैं डेफिनेशन लिखता हूं संधारित्र, ध्यान से देखना। संधारित्र की परिभाषा क्या होगी बोलना? दो चालक प्लेटों का ऐसा युग्म। कैसा युग्म? जिनके आवेशों का परिमाण समान, कौमा प्रकृति विपरीत तथा एक प्लेट, दोनों प्लेटों में से एक प्लेट कैसी हो? भूसंपर्कित हो। भूसंपर्कित हो। संधारित्र कहलाता है। परिभाषा समझ में आई क्या नहीं आई? ध्यान से देखो। दो चालक प्लेटों का, कितनी चालक प्लेट हैं? दो चालक प्लेट हैं। ऐसा युग्म है जिन पर आवेश परिमाण में कैसा है? समान। देखो इस पर प्लस क्यू है तो उस पर माइनस क्यू है। परिमाण कैसा है? समान। प्रकृति कैसी है? विपरीत। और एक प्लेट कैसी है? भूसंपर्कित। इसे क्या कहते हैं हम? संधारित्र। क्या कहते हैं? संधारित्र। अच्छा, बात करें इसके प्रतीक की। संधारित्र का प्रतीक क्या होगा? देखो ध्यान से। तो बच्चों संधारित्र का प्रतीक बनाने के लिए अपन ऐसा बनाया करेंगे। देखो दो बराबर के डंडे, बैटरी में तो एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, ये संधारित्र का प्रतीक हो गया। ये लो, चाहो तो एक पर प्लस आवेश दिखा दो और एक प्लस क्यू दिखा दो, और एक पर क्या दिखा दो? माइनस क्यू। या फिर आप प्रतीक में देखोगे कि प्रतीक ऐसा भी मिलेगा आपको कहीं कहीं, दो बराबर के डंडे, इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, और ऐसे कटा हुआ मिल जाया करेगा। इनमें अंतर क्या है बच्चों? ये तो है नियत धारिता का संधारित्र। कैसा है? ज्यादातर 99% केस में मैं यही काम लिया करूंगा। दो बराबर डंडे इसका प्रतीक है, सीधी सी बात है। और बच्चों ये है परिवर्ती, कटा हुआ है ना एरो से, बदलता हुआ परिवर्ती धारिता का संधारित्र। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात यहां तक? अच्छा, इसका यूज क्या है? ये भी क्वेश्चन अपने आप पूछा जाता है। संधारित्र का उपयोग बताइए। देखो संधारित्र आपने बहुत जगह देखा कंडेंसर देखा है ना? कंडेंसर पंखे में लगा होता है, ध्यान से देखना। या जो कोई समरसेबल वगैरह होगी आपकी, मोटर वगैरह, उनमें लगा होता है। हर मोटर में लगा होता है बच्चों। ये जो कंडेंसर है यही संधारित्र है। एक्चुअल में क्या करता है? कंडेंसर की जरूरत कब पड़ती है? स्टार्टिंग में मोटर को स्टार्ट करने का काम आता है ज्यादातर। ये अपने आप में ऊर्जा इकट्ठी रखता है, और जैसे मोटर इकट्ठी होने वाली होती है उसको एक साथ झटके से ऊर्जा देता है। शॉर्ट में बात करूं
तो संधारित्र का उपयोग कोई आपसे पूछे, संधारित्र का उपयोग आवेश या विद्युत ऊर्जा संचित करने में किया जाता है, ऐसे लिख देना। उपयोग किसमें करते हैं बच्चों? विद्युत ऊर्जा संचित करने में किया जाता है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? थ्योरेटिकल बात है, तो आप हेडिंग लिखो पहले, सबसे पहले संधारित्र, पहले इसको नोट कराते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए बच्चों संधारित्र, है ना, और संधारित्र की आप डेफिनेशन लिख दें, दो चालक प्लेटों का ऐसा युग्म जिनके आवेशों का परिमाण समान, कौमा प्रकृति विपरीत है और एक प्लेट भूसंपर्क हेतु संधारित्र कहलाता है। स्क्रीन पॉज करके लिख लेना, आराम समझ लो, प्रतिज्ञा बना देना। यहां तक आ जाओ जल्दी, चलो स्क्रीन पॉज कर लो और यहां से यहां तक लिख दो जल्दी। ठीक है, लिख दिया होगा आपने यहां तक, है ना। अब आ जाओ, चलो हेडिंग डालोगे आप नेक्स्ट, संधारित्र का सिद्धांत। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी? संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है समझना ध्यान से। जो काम आपने किया है संधारित्र बनाने के लिए वो पूरा प्रोसेस लिख दीजिए आप। सबसे पहले आपने क्या किया बताना? सर्वप्रथम आपने एक प्लेट ली, उस पर क्या दिया आपने? धनावेश। तो मैं वही लेंगे जो लूंगा कि सर्वप्रथम किसी चालक प्लेट को धनावेश दिया जाता है जिससे उसका विभव धनात्मक होता है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अब इस धनात्मक प्लेट के पास एक उदासीन प्लेट लाई जाती है। प्रेरण के कारण इसका आंतरिक भाग ऋणात्मक और बाह्य भाग धनात्मक हो जाता है। अब इस उदासीन प्लेट को भूसंपर्कित कर दिया जाता है जिससे यह प्लेट ऋणात्मक हो जाती है। इस ऋणात्मक प्लेट के कारण जो धनात्मक प्लेट है इसके विभव में कमी आएगी, क्योंकि आवेश तो नियत है, बदला नहीं है, और विभव में क्या आ गई है? कमी, मतलब धारिता बढ़ जाएगी। यही संधारित्र का सिद्धांत है। क्लियर? तो पहले तो आप स्क्रीन पॉज करके ये डायग्राम बनाओ, तीनों डायग्राम अलग अलग दिख रहे होंगे आपको, तीनों है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों डायग्राम बनाओ। ठीक है, तीनों डायग्राम बनाने के बाद लिखो, चलो सिद्धांत में लिखिए। सर्वप्रथम किसी चालक प्लेट को धनावेश दिया जाता है। सर्वप्रथम किसी चालक प्लेट को धनावेश दिया जाता है। सर्वप्रथम किसी चालक प्लेट को धनावेश दिया जाता है। ठीक है भाई, सर्वप्रथम किसी चालक प्लेट को धनावेश दिया जाता है जिससे उसका विभव धनात्मक होता है, जिससे उसका विभव धनात्मक होता है। सबसे पहले कोई चालक प्लेट ली, उसे हमने धनावेश दिया और उसका विभव कैसा है? धनात्मक। क्लियर है? सेकंड लिखिए, चलो डैश लगाओ अगली लाइन में। नेक्स्ट लाइन में दूसरा डैश लगाइए और उसमें लिखिए अब इस धनात्मक प्लेट के पास, अब इस धनात्मक प्लेट के पास, अब इस धनात्मक प्लेट के पास एक उदासीन प्लेट लाई जाती है। अब इस धनात्मक प्लेट के पास
एक उदासीन प्लेट लाई जाती है, धनात्मक प्लेट के पास एक उदासीन प्लेट लाई जाती है। अब इस धनात्मक प्लेट के पास एक उदासीन प्लेट लाई जाती है। प्रेरण के कारण, प्रेरण के कारण, प्रेरण के कारण उदासीन प्लेट का आंतरिक भाग ऋणात्मक और बाह्य भाग धनात्मक हो जाता है। प्रेरण के कारण उदासीन प्लेट का आंतरिक भाग ऋणात्मक और बाह्य भाग धनात्मक हो जाता है। पहले स्टेप में मैंने लिखा कि सर्वप्रथम एक चालक प्लेट को धनावेश दिया जाता है जिससे उसका विभव कैसा है, धनात्मक। दूसरे वाले में लिखा मैंने कि अब इसके पास एक उदासीन प्लेट लाई जाती है। प्रेरण के कारण उदासीन प्लेट का आंतरिक भाग ऋणात्मक और बाह्य भाग धनात्मक हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। ठीक है, नई लाइन से लिखो। चलो अगला डैश लगाओ, तीसरा। इसमें लिखो अब उदासीन प्लेट को भूसंपर्कित किया जाता है। अब उदासीन प्लेट को भूसंपर्कित किया जाता है जिससे यह ऋणात्मक में परिवर्तित हो जाती है। अब उदासीन प्लेट को भूसंपर्कित किया जाता है जिससे यह ऋणात्मक में परिवर्तित हो जाती है, जिससे यह ऋणात्मक में परिवर्तित हो जाती है। इस ऋणात्मक प्लेट के कारण, इस ऋणात्मक प्लेट के कारण, इस ऋणात्मक प्लेट के कारण पहली प्लेट के विभव में कमी आती है। इस ऋणात्मक प्लेट के कारण पहली प्लेट के विभव में कमी आती है। इस ऋणात्मक प्लेट के कारण पहली प्लेट के विभव में क्या आती है बच्चों, कमी आती है। लाइन चेंज करो, लाइन चेंज करके लिखिए चूंकि, चूंकि आवेश नियत है। देखो आपने आवेश को तो हाथ भी नहीं लगाया। चूंकि आवेश नियत है, चूंकि आवेश नियत है तथा विभव में कमी हुई है। चूंकि आवेश तो कैसा है, नियत, और विभव में क्या हुई है, कमी। आवेश नियत है और विभव में कमी हुई है, परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाती है। आवेश नियत है, विभव में कमी हुई है, परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। काफी थ्योरेटिकल है ना, बाकी आपको इजी लगेगा पढ़ने में, इतना टफ नहीं महसूस होगा, है ना। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट हेडिंग बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग है, हम बात करेंगे संधारित्र के प्रकार की। ध्यान से देखना। देखिए बच्चों, हेडिंग है संधारित्र के प्रकार। वैसे तो बच्चों संधारित्र 3 प्रकार के हैं। समांतर प्लेट संधारित्र, गोलाकार संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। हमारे कोर्स में 2 ही प्रकार का है। कौन कौन सा? नंबर 1, पहला टाइप
जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो रहेगा समांतर प्लेट संधारित्र। बेटा समांतर को पैरेलल बोलेंगे, प्लेट को प्लेट ही बोलेंगे, संधारित्र कैपेसिटर। तो जिसका शॉर्ट में नाम है, हम पीपीसी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पीपीसी। पीपीसी बोले तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसकी परिभाषा बनाना बहुत आसान काम है। समांतर प्लेट संधारित्र, ऐसा संधारित्र जिसकी प्लेटें कैसी हों? समांतर, बस खत्म। गोलाकार संधारित्र होता तो ऐसी प्लेट जिसे कैसी हों? गोलाकार। अब संधारित्र के गुण आपको पता है, दो प्लेट का युग्म है, तो ये दो समांतर प्लेटों का युग्म है। आवेश वही, परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत, एक प्लेट भूसंपर्कित, सब कुछ वैसे के वैसा है, बस दोनों प्लेट कैसी हैं? समांतर। परिभाषा है कि दो, बस एक शब्द ऐड कर दीजिए आप, तो क्या? समांतर। दो समांतर चालक प्लेटों का ऐसा युग्म। कितनी चालक प्लेटें बच्चों? दो। दो समांतर चालक प्लेटों का ऐसा युग्म। कैसा? जिनके आवेश परिमाण में समान, कौमा प्रकृति में विपरीत हो, तथा जो दो प्लेट है ना, उनमें से एक प्लेट तथा एक प्लेट कैसी हो? भूसंपर्कित हो। एक प्लेट भूसंपर्कित हो। समांतर प्लेट संधारित्र यानी कि पीपीसी कहलाता है। नहीं आई बात समझ में? दो समांतर प्लेटों का युग्म है, याद रखो बस इतना सा कि दो समांतर प्लेटों का ऐसा युग्म जो आवेश, जिनके जो आवेश हैं वो परिमाण में कैसे हो? समान, प्रकृति में कैसे हो? विपरीत, और एक प्लेट कैसी हो? भूसंपर्कित, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। क्लियर है? अच्छा, अब आपको इसमें अलग अलग स्थिति में धारिता निकालनी है। देखना ध्यान से। जो पहली स्थिति होगी, स्थिति नंबर 1, जब पहली स्थिति है पीपीसी की प्लेटों के मध्य पूर्णतः क्या हो? निर्वात हो। पहली कंडीशन क्या है कि जब जो पीपीसी है ना, पीपीसी, उसकी प्लेटों के मध्य पूर्णतः क्या हो? निर्वात, तब मुझे धारिता निकालनी है। तो आप एक पीपीसी मान लीजिए कि ये पीपीसी मान लो आप, तो कोई एक पहली प्लेट ये हो गई, समांतर प्लेट है आपस में, दूसरी प्लेट ये रही, यहां आवेश प्लस का और यहां आवेश माइनस का। ठीक है ना? इस पर आवेश प्लस का क्यू और इस पर आवेश माइनस का क्यू। प्लेटों का क्षेत्रफल मान लो बच्चों ए, और बीच की दूरी कितनी मान लीजिए आप? डी, स्मॉल डी। और इस प्लेटों क्या मान लो आप? भूसंपर्कित। क्या मान लो? भूसंपर्कित। ये आंकड़े आप लिखो, आपने क्या क्या माना? कि माना पीपीसी की प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए
तथा मध्य की दूरी स्मॉल डी है। जो आप पीपीसी मान रहे हो उसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कितना मान लिया मैंने, कैपिटल ए, और मध्य की दूरी कितनी मान ली बच्चों मैंने, स्मॉल डी। अब आप ध्यान से देखना, हमें सूत्र किसका निकालना है, धारिता का। आपको सूत्र किसका निकालना है, धारिता का। तो बच्चों धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर Q अपॉन बी। C बराबर Q अपॉन बी। अब आवेश की तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, हमें जानकारी चाहिए विभव की। प्लेटों के बीच में विभव कैसे निकले बच्चों, प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र आपको पता है, ये क्वेश्चन था आपको याद हो चैप्टर नंबर 2 में। एक पर प्लस सिग्मा हो, दूसरी पर माइनस सिग्मा हो, तो इनके बीच में जो विद्युत क्षेत्र निकल करके आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। विद्युत क्षेत्र पता है मुझे, याद रखना, और बी निकालना है। तो बच्चों विभव का सूत्र होगा बी बराबर ई इंटू डी। चैप्टर नंबर 3 में सूत्र काम लिया था मैंने, विभव और विद्युत क्षेत्र दूरी में संबंध। और यहां से डी तो पता है, ई की जानकारी चाहिए। ई कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को चाहूं तो मैं क्यू अपॉन ए जमा सकता हूं। मतलब मुझे स्टार्ट करना होगा ई से। ध्यान से देखना, हमें धारिता चाहिए ना इसकी। स्टार्ट करता हूं। हम जानते हैं कि धारिता, क्या सूत्र धारिता का, C बराबर Q अपॉन V, समीकरण नंबर 1। जो धारिता का सूत्र है वो है C बराबर Q अपॉन B, समीकरण नंबर 1। तथा अब आपको किसका सूत्र चाहिए बताओ, Q तो पता है, आवेश तो पता है, सूत्र चाहिए बच्चों B का। तथा विभव इसके लिए होगा B बराबर E इंटू बीच की दूरी मतलब D। ये समझ में आ गया, हाँ या ना। अब बीच की दूरी D पता है, मुझे क्या निकालना है, E। तो यहां कहेंगे कि पीपीसी की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, E का सूत्र है बच्चों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप चाहो तो सिग्मा की जगह पर क्या जमा सकते हो, Q अपॉन ए। याद है ना, पृष्ठ आवेश घनत्व, समीकरण नंबर 3। दोबारा स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखना। हमने जो अभी स्टार्ट किया है वो संधारित्र के प्रकार स्टार्ट किए। संधारित्र का जो पहला प्रकार है वो है पीपीसी, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र। इसमें मैंने बताया कि दोनों प्लेटें कैसी होंगी आपस में, समांतर। परिभाषा कोई खास बात नहीं है। संधारित्र की डेफिनेशन आपको याद हो चुकी है कि दो प्लेटों का युग्म होता है, आवेश के परिमाण समान, प्रकृति विपरीत, एक प्लेट भूसंपर्कित। वही कहानी है, बस समांतर प्लेटें बोल देना। दो समांतर चालक प्लेटों का ऐसा युग्म जिन पर आवेश परिमाण में समान हो, प्रकृति में विपरीत हो, और एक प्लेट कैसी हो, भूसंपर्कित, क्या कहलाता है, समांतर प्लेट संधारित्र। अलग अलग स्थितियों में धारिता निकालने का प्रयास कर रहा हूं। पहली स्थिति है बच्चों कौन सी, जब प्लेटों के बीच में क्या हो, पूर्णतः निर्वात। जो पीपीसी की प्लेट हैं इनके बीच में पूर्णतः क्या हो, निर्वात। तो मैंने दो प्लेट मान ली, क्षेत्रफल मान लिया मैंने ए, बीच की दूरी मान ली मैंने डी, प्लस क्यू माइनस क्यू सब ठीक ठाक है, ठीक है। अब मैंने स्टार्ट किया सी से। धारिता का सूत्र जानते हैं हम, सी बराबर क्यू अपॉन वी, और विभव का है वी बराबर ई इंटू डी, और ई का है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को मैंने क्यू अपॉन ए जमा दिया। तो ऐसा करो, समीकरण 3 से दो में मान रख के देखिए रे क्या होता है। मान रखो दो में, तो आपका आएगा बी बराबर ई की जगह आएगा बच्चों क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, बी बराबर ई इंटू डी। ये समझ में आया कि नहीं आया समीकरण नंबर 4? अरे आया ना, बी निकाल लिया, अब बी को उठा के एक में जमा दो। समीकरण 4 से बी का मान एक में रख दीजिए भैया, क्या आएगा देखो, सी बराबर क्यू अपॉन बी की जगह कितना आएगा बच्चों, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू ने क्यू को मार दिया तो सी निकल के आया बच्चों
ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये पीपीसी की धारिता का सूत्र है। और मैंने आपको एक बात कही थी, धारिता किन बातों पर डिपेंड करती है। देखिए, ए का मतलब क्षेत्रफल आ गया, एप्सिलॉन का मतलब माध्यम आ गया, और डी मतलब उनके बीच की दूरी या निकट स्थित किसी चालक की उपस्थिति। इन सब बातों पर पीपीसी की धारिता निर्भर कर रही थी। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? आपने पीपीसी की धारिता निकाली है जब प्लेटों के बीच में क्या है, निर्वात। एक स्थिति और देखिए, 4 स्थितियां हैं इसमें, 2 स्थिति आज पढ़ेंगे और 2 कल पढ़ लेंगे, है ना। स्थिति नंबर दूसरी कौन सी होगी बताओ? ये धारिता का सूत्र कब आया? जब पीपीसी की प्लेटों के मध्य क्या था, पूर्णतः निर्वात। दूसरी स्थिति, जब पीपीसी की प्लेटों के मध्य पूर्णतः माध्यम भरा हो। ठीक है ना भाई? जो पीपीसी समांतर प्लेट संधारित्र है, पहली स्थिति में तो इसकी प्लेटों के मध्य क्या भरा हुआ था, निर्वात। और अब की बार क्या बढ़ दें, माध्यम। देखिए ध्यान से, पहले पीपीसी बनाए, पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, इस पर आवेश प्लस का क्यू, इस पर आवेश माइनस का क्यू, बीच की दूरी स्मॉल डी, और इनमें एक प्लेट कैसी है, भूसंपर्कित। क्लियर? क्षेत्रफल कितना मान लें, ए। लिख दो भले से आप कि माना पीपीसी की, वहीं से कॉपी कर रहा हूं बिल्कुल, प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा मध्य की दूरी स्मॉल डी है। क्लियर है? अब आपको पीपीसी की प्लेटों के बीच में क्या भर देना है, एक माध्यम। पूरा डार्क कर दो आप। माध्यम का कोई ना कोई प्रावर्तांक होगा ना, एप्सिलॉन आर मान लो। ठीक है ना? पीपीसी की प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का माध्यम भरा है। पीपीसी की प्लेटों के बीच में एक माध्यम भरा है जिसका परावर्तन कितना है, एप्सिलॉन आर। स्टार्ट कर दो। धारिता का सूत्र क्या होता है बताओ? हम जानते हैं कि C बराबर Q अपॉन V, समीकरण नंबर 1। वही तरीका है बिल्कुल सेम। विभव B बराबर E इंटू डी, समीकरण नंबर 2, तथा जो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र निकल के आया E बराबर, वो है बच्चों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आएगा। अब की बार एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, क्योंकि जब आपने निर्वात की बात की है तो नॉट आएगा, माध्यम में नॉट थोड़ी आएगा भाई, एप्सिलॉन आएगा। अगले स्टेप में सिग्मा की जगह तो हमने जमा देंगे Q अपॉन ए, और एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे मैंने धारिता का सूत्र काम में लिया है, C बराबर Q अपॉन V। फिर मैंने B का सूत्र काम में लिया है कितना, E इंटू डी। फिर मैंने E का सूत्र काम में लिया है, माध्यम के लिए E का सूत्र, निर्वात के लिए तो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और माध्यम के लिए क्या होगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन। सिग्मा को मैंने Q अपॉन ए जमा दिया, और एप्सिलॉन को मैंने एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर जमा दिया। अब वैल्यू पुट कीजिए। समीकरण 3 से 2 में मान रखने पर, रख दीजिए भाई 2 में मान। B बराबर कितना आएगा, E की जगह तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, गुणा करना होगा D से। समीकरण नंबर कितना आ गया, 4। और अब समीकरण
4 से किसमें, 1 में मान जमा दीजिए। तो C बराबर Q अपॉन V, और V कितना है, QD अपॉन मतलब ऊपर घूम जाएगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, Q ने Q को मार दिया, तो C कितना निकल के आया, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन D। देखो निर्वात में कितना निकल के आया, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D। अगर मैं डायरेक्ट सूत्र को ही कन्वर्ट करता बच्चों, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह में क्या जमाता है, एप्सिलॉन माध्यम के लिए, A एप्सिलॉन बटे D, और एप्सिलॉन की जगह पे मैं आगे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर जमाता। ये दो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आप स्क्रीन पॉज कर लें, ठीक है, लिखने के लिए काफी मैटर है, और बहुत ढंग से लिख लें इस पूरे मैटर। क्लियर है यहां तक? ठीक है ना, चलो इसको नोट कर लो, ज्यादा हो जाएगा आज के लिए, पर्याप्त, इतना ही पर्याप्त है। बाकी इसकी जो दो बची हुई हेडिंग है उन्हें हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों।